गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 3 अतीत में दबे पांव उस पाठ का सार समझाऊंगी। इसके लेखक हैं ओम थानवी। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको इस पाठ से कुछ शब्द ऐसे थे जिनका अर्थ शायद आपको नहीं पता था या होगा भी, तो पर मैंने उन शब्दों के अर्थ आपको समझाए थे। और यदि आपने वीडियो देखी है और उन शब्दों के अर्थ को समझ लिया है तो आपके लिए ये पाठ पढ़कर समझना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो इसमें से कुछ शब्दों के अर्थ भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे पद्यांश आ जाता है या कोई गद्यांश आता है, तो उसमें से प्रश्न के साथ साथ कुछ शब्द होता है, कोई ना कोई शब्द ऐसा होता है जिसका अर्थ भी पूछ लिया जाता है। तो आपको यदि याद होगा तो आप वो गलत नहीं करोगे, आपके लिए वो शब्द का अर्थ बताना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज हम इस पाठ का सार वो समझेंगे। मैं आपको सार समझा रही हूँ पाठ संक्षेप में, यानी आप यदि समझोगे, आप अपने बुक में से फिर उस पाठ को पढ़ लोगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो पाठ का सार कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। मैं आपको समझा रही हूँ सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। ये वैसे मैंने कल आपको बताया था, कल क्या मतलब इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया था। पाकिस्तान के सिंध तथा पंजाब प्रांत में विश्व की प्राचीनतम सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महानगर स्थित हैं, ठीक है। कहाँ स्थित हैं? पाकिस्तान के सिंध तथा पंजाब प्रांत में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महानगर। वो महानगर हैं कौन से? एक का नाम है मोहनजोदड़ो और दूसरे का नाम है हड़प्पा। तो सबसे पहले पुरातत्ववेत्ता राखालदास बनर्जी ने सन 1922 में इस स्थान की खुदाई करने का कार्य शुरू किया था। मतलब उन्होंने खुदाई शुरू करवाई, उन्हें अनुभूति हुई, तब उन्हें ऐसा लगा कि इस स्थान पर ईसा के पूर्व की कोई सभ्यता दबी हुई है। और तब क्या हुआ? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जो जॉन मार्शल थे, उनके निर्देश पर मतलब खुदाई का काम बड़े जोरों शोरों से शुरू हो गया था। इस खोज में भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया यानी इराक की जो प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया था। इराक में जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, उसी तरह जो प्राचीन सभ्यताएं थी उसी प्रकार से हमारे भी ये जो सभ्यताएं थी उनके बराबर की थी। तब इस स्थान की व्यापक खुदाई हुई। यहाँ बड़ी तादाद में यानी बहुत बड़ी मात्रा में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित बर्तन, मोहरे, साजो सामान और खिलौने आदि मिले थे। जब खुदाई की गई थी तो इसमें ये सारा सामान मिला था। जिस स्तूप की खुदाई के उद्देश्य से बनर्जी महाशय इस जगह तक आए थे और एक प्राचीन सभ्यता को खोज निकाला था, वह स्तूप सबसे ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर है, जिसे पुरातत्व की भाषा में गढ़ कहा जाता है। सारा शहर गढ़ से कुछ दूरी पर बसा हुआ है। अब बच्चों, गढ़ क्या होता है? अब हम देखते हैं, नाम है जैसे हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ नाम है, गढ़ मैंने क्या होता है? गढ़ मैंने होता है किला। तो ये एक किले पे बना हुआ है, तो जो सारा शहर है इस किले से कुछ दूरी पर बसा हुआ है। अब यहाँ पर और भी बहुत सी इमारतें हैं, ठीक है। चबूतरे के पश्चिम में सभी प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर मिले हैं। इनमें प्रशासनिक इमारतें, जो प्रशासन कार्य होता था ना, जो इमारतें बनी होती हैं, वो सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार, ये प्रमुख हैं। यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल का प्रतिनिधि वह महाकुंड है जो तब तक
अपने मूल रूप में प्राप्त था। यानी वो महाकुंड जब खुदाई की गई थी तब भी वो पूरी तरह से सही सलामत था। नगर नियोजन की दृष्टि से मतलब नगर को जो है योजना के अनुसार नगरों का निर्माण किया जाता था, नगर बनाए जाते थे। वहाँ पर जब नगर बसते थे यानी तो वहाँ पर जो दुकानें बनी हैं या जो घर बनते थे, जो सड़कें बनती थी, सड़कों के दोनों तरफ नालियाँ होती थी और घर के अंदर जो कमरे, रसोई और बाथरूम वगैरह होता था, स्नान में, तो वो सब योजना के अनुसार बनाए जाते थे। तो ये मोहनजोदड़ो मतलब नगर नियोजन की दृष्टि से नगर नियोजन को देखें तो मोहनजोदड़ो एक अनूठी मिसाल है। यहाँ पर शहर की सभी सड़कें बिल्कुल सीधी होती थी या फिर आड़ी हैं। वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज जो चंडीगढ़ में और इस्लामाबाद में जैसे सड़कें और जैसे घर बने हुए हैं ना, जैसे वो कह देते हैं कि इतना नंबर एरिया ये इतना है, ठीक है, तो सेक्टर उसमें जाओ सेक्टर, तो वो सेक्टर जिस तरह से चंडीगढ़ में बने हुए हैं वो जो है ग्रिड शैली में ही बने हुए हैं। उसी तरह से जो वहाँ पर मोहनजोदड़ो में भी नगर निर्माण किए गए थे। तो अब आ जाता है नगरों की जो बसावट थी, नगरों में जो लोग रहते थे, यानी सिंधु घाटी जो कहते सिंध ने जो है ना नदी, उस सिंधु की बाढ़ से बचने के लिए इस नगर की सारी जो इमारतें बनाई गई थी वो मानव द्वारा जो कच्ची ईंटें बनाते हैं ना, कच्ची भी बनाते हैं, पक्की भी बनाते हैं, मनुष्य जो ईंटें बना लेते हैं, आज भी ईंटों का भट्ठा आप देखते हो, वहाँ पर ईंटें बनाई जाती हैं। तो वहाँ पर जो था सारी इमारतें थी वो कच्ची और पक्की ईंटों से बना के ऊंचे ऊंची टीलों पर बनाई जाती थी वो इमारतें, क्योंकि यदि बाढ़ से पानी वगैरह बाहर आ जाएगा तो वो पानी जो है उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा उन इमारतों को, तो ऊंची टीलों पे बनाई जाती थी। इस नगर में जो सड़कें थी वो चौड़ी चौड़ी थी, गलियां लंबी थी, कमरे, रसोई, सीढ़ियां, खिड़की आदि संतुलित नियोजित शहर का सुंदर नमूना है। यानी सब चीज़ें बड़ी ही योजना के अनुसार बनाई जाती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो है आकर्षक वह महाकुंड है, मतलब जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। हम उसे देख करके आश्चर्यचकित होते हैं उस बड़े कुंड को देख करके। वह महाकुंड आधुनिक सभ्यता को भी अपने नियोजन के आगे नीचा दिखाता है। मतलब आज की सभ्यता जो है जिस योजना से निर्माण करती है ना नगरों का और गांवों का या किसी भी चीज़ का निर्माण होता है, किसी भी शहर का, ठीक है, या किसी भवन का निर्माण किया जाता है तो उसको भी उसके सामने वो सब फीके हैं। यानी वो इतना अच्छे ढंग से उसका निर्माण किया गया है। जो 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहराई वाले इस कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती हैं। इतना बड़ा कुंड बनाया जाता है। वो महाकुंड इसीलिए कहा गया है। कितना लंबाई कितनी है उसकी? 40 फुट, चौड़ाई है 25 फुट और गहराई है यानी नीचे गहरा बना हुआ है 7 फुट, और इसमें दोनों तरफ से सीढ़ियाँ उतरती हैं। उत्तर में एक दूसरे से विपरीत दिशा में खुलते मुंह वाले 8 स्नानागृह हैं। मतलब 8 स्नानगृह हैं, स्नानागार हैं कि कितने उत्तर में एक दूसरे से विपरीत दिशा में खुलते हुए। 3 और साधुओं के कक्ष हैं जो पक्की ईंटों से बने हुए हैं। कुंड का तल और दीवारें चूने और पक्की ईंटों से बनी हुई हैं। पानी की व्यवस्था दोहरे घेरे वाले कुएं से की गई है। कुंड के पानी को बाहर निकालने के लिए नालियां बनाई गई हैं जो पक्की ईंटों से बनी हुई हैं और ऊपर से ढकी हुई हैं। पानी निकासी का यह सुंदर ढंग इतिहास में पहले कभी नहीं मिलता। देखो कि हर काम कितनी योजना से किया गया है। मतलब कैसे कैसे वहाँ पे जो है स्नान गृह बनाए गए हैं, एक दूसरे के सामने गेट खुलते हैं और वहाँ पर साधुओं के रहने के लिए भी कमरे बनाए गए हैं जो पक्की ईंटों से बने हुए हैं। तो पूरा वो कुंड जो है पक्की ईंटों से ही बनेगा, नहीं तो फिर पानी में वो
कच्ची ईंटें होंगी तो गल जाएगी, तो फिर रह नहीं पाएगा ना, इसलिए। और यहाँ पर लगभग 2600 वर्ष यानी 2600 साल पहले बना हुआ एक बौद्ध स्तूप है जो इस सभ्यता की प्राचीनता को सिद्ध करता है। मतलब ये मानो कि 2600 साल पहले का बना हुआ बौद्ध स्तूप है, तो उसे देखकर तो ये पता चलेगा कि ये सभ्यता जो है बहुत पुरानी है। यह विश्व का सबसे प्राचीन यानी पुराना स्तूप है। यह एक मानव निर्मित पक्की ईंटों से बना हुआ चबूतरे पर स्थित है। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी बने हुए हैं। भिक्षु क्या होते हैं? जो बौद्ध धर्म को मानने वाले भिक्षु होते थे, तो वो जो है भिक्षा मांग करके ही खाते थे, इसलिए उन्हें भिक्षु भी कहा गया है। उनके लिए कमरे बने हुए हैं। यह स्तूप गढ़ के ऊपरी सिरे पर स्थित है, क्योंकि राज्य सत्ता और धर्म सत्ता के केंद्र चार दीवारी के भीतर ही होते थे। यह इमारत आज तक अपने मूल स्वरूप में बची हुई है, बाकी सब कुछ खंडहर हो गया है। क्योंकि समय के साथ साथ तो खंडहर बने जाते हैं, चाहे वो पक्की ईंटों के बने हुए हों या कच्ची ईंटों से। कच्ची ईंटों वाले जो भवन होते हैं, जो इमारतें होती हैं, वो जल्दी ही ढह जाती हैं, लेकिन पक्की ईंटों के भी धीरे धीरे जब पुराने होते जाते हैं तो वो भी जो हैं बिल्कुल खंडहर बन जाते हैं। अब वहाँ पर जो है सिंधु घाटी में कृषि और व्यापार वो कैसे होता था, तो उसके बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता पशुपालक और खेतीहर सभ्यता थी। वहाँ के लोग खेती भी करते थे और पशुओं को भी पालते थे। यहाँ से सूती कपड़े का निर्यात होता था, यानी सूती कपड़ा बनाया जाता था और दूसरी जगह पर भेजा जाता था। सूत की कताई के साथ साथ रंगाई का काम भी होता था। सूत को पहले काट करके फिर उसे रंगते थे, फिर उसको रंग करके अलग अलग रंगों का कपड़ा बनाते थे। इससे सिद्ध होता है यदि सूत होता था तो इसका मतलब वहाँ पे कपास की खेती भी होती होगी, तो कपास से ही तो सूत बनता है, तो वहाँ पे कपास भी होती थी। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, जौ, खजूर, तरबूज और अंगूर भी पैदा किया जाता था। तांबे का ज्ञात होने से कृषि के जो भी औजार बनाए जाते थे वो सब तांबे के बने होते थे। ये सब उन्नत खेतीहर होने का प्रमाण है, यानी इससे पता चलता है वहाँ खेती जो है बहुत उन्नत तरीके से की जाती थी, बहुत अच्छी तरह से की जाती थी। अब जॉन मार्शल ने एक पुस्तक थी उनकी, जो सन 1922 में उन्होंने जब खुदाई का कार्य बड़े जोरों शोरों से किया था, तो उस समय पर ये पुस्तक आई थी, लिखी थी। इसमें एक बैलगाड़ी का चित्र भी दिया गया है। सिंध प्रांत में 1 सदी पहले तक उसी तरह की बैलगाड़ी का ही प्रयोग होता था। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर जो है पशुओं को भी पाला जाता था। एक साबुत इमारत में यानी पूरी इमारत मिली है जो कि टूटी फूटी नहीं है। तो वो इमारत, इस सभ्यता में प्राप्त अनेक वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई है। उस इमारत में एक प्रदर्शनी लगाई गई है जो इस सभ्यता से संबंधित चीज़ें मिली हैं, जिसमें खुदाई में प्राप्त तांबे और कांसे के बर्तन हैं, काला पड़ा हुआ गेहूं है, मोहरे हैं, वाद्य यंत्र हैं, चौक हैं और बहुत सारे मिट्टी के बर्तन भी हैं। और उन मिट्टी के बर्तनों पर कुछ चित्र बनाए गए हैं और चौपड़ की गोटियाँ भी मिली हैं। दीपक, माप तोल के पत्थर, यानी जो हम आज तोलते हैं ना, तोल करके सामान लेते हैं, तो वो लोहे के बने हुए हैं, तो वो पत्थर से तोलते थे 1 किलो 2 किलो जैसे हम करते हैं वैसे। तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पाटों वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मोतियों वाले हार और पत्थर के औजार, इतनी चीज़ें मिली हैं। इससे पता चलता है कि यह सभ्यता बड़ी समृद्ध सभ्यता थी। फिर है कि ये सभ्यता जो थी एक आडंबर रहित सभ्यता थी। आडंबर यानी लोक दिखावा नहीं होता उसमें, जो कुछ होता है सही। अब जो है ना कुछ लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं, तो उसमें कोई दिखावे की कोई स्थान नहीं था। अजायब घर में औजार तो मिलते हैं पर हथियार नहीं हैं, ठीक है।
अर्थात यह एक शांति प्रिय सभ्यता थी, लेकिन कोई अनुशासन तो अवश्य ही था जिसने इतनी महान सभ्यता को जन्म दिया था। मतलब ये बहुत ही अनुशासन में रहने वाली सभ्यता थी। यहाँ के लोग बड़े अनुशासन से रहते थे, इसलिए जो है कोई भी हथियार दिखाई नहीं दिया। यहाँ भव्य महल है, मंदिर, राजाओं की समाधियाँ नहीं मिलती। नरेश के सिर पर सिर्फ साधारण मुकुट है। राजा के सिर पर जो मुकुट होता था वो साधारण था। ये नहीं है कि उनके लिए बड़े बड़े महल बनाए गए हों, है ना, राजाओं के लिए कोई, या राजा किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी समाधि बनाई गई, ऐसा कुछ दिखावा नहीं किया जाता था। छोटी नावें हैं, ये सब इस सभ्यता को लघुता में भी महत्ता की सभ्यता कह सकते हैं। चाहे ये छोटी थी, यहाँ पे इतना कुछ दिखावा नहीं था, इतने बड़े बड़े औजार वगैरह नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी जो ये सभ्यता एक समृद्धिशाली सभ्यता थी। ये सब चीज़ें जो हैं इनकी समृद्धि का सूचक हैं। अब जो है यह नगर सभ्यता एक समृद्ध सभ्यता है। यहाँ के लोगों में कला का महत्व बहुत ज़्यादा है। उनकी वास्तुकला, नगर नियोजन, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, खिलौने, सुघड़ अक्षरों की लिपि, उसकी सुंदरता को प्रकट करते हैं। काशीनाथ दीक्षित के नाम पर डीके क्षेत्र और डीकेजी क्षेत्रों में शहर का विकास दिखाया गया है। 33 फुट चौड़ी बहुत लंबी सड़कें और उन सड़कों के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की ओर किसी भी घर का दरवाज़ा नहीं खुलता है। दरवाज़ा जो है अंदर गली में खुलता है, मेन सड़क पे कोई दरवाज़ा नहीं खुलता। सड़कें बहुत चौड़ी हैं, लंबी हैं, लेकिन घरों के दरवाजे सड़क के दूसरी तरफ जो है गली है उसमें खुलते हैं। सड़क के दोनों ओर बिल्कुल समानांतर बनी हुई ढकी हुई पक्की नालियाँ हैं। हर घर में स्नान घर, बस्ती में कुएं बने हैं। पूरे मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं हैं, इसलिए यहाँ जल की कोई कमी नहीं रहती थी। ये जल सभ्यता भी कही जाती है, तो इसको जल सभ्यता भी कहते हैं। घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। यहाँ 2 मंजिल के मकान भी रहे हैं। अधिकतर जो है ना 30 गुना 30 फुट के मकान हैं, 30 गुना 30 के, 30 बाई 30 के। यह घर मुखिया का घर है। इसमें 2 आंगन और 20 कमरे हैं। घरों की खिड़की व दरवाजों पर छज्जे नहीं हैं। अच्छी बारिश होती थी, उस समय पे बारिश भी बहुत होती थी, पानी की भी अधिकता थी, पानी की कमी नहीं होती थी। सिंधु के पानी के रिसाव के कारण मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम बंद कर दिया गया है। यहाँ क्षार और दलदल की समस्या हो जाने से मौजूदा खंडहरों को बचाकर रखना भी कठिन हो गया है, क्योंकि दलदल है, पानी जो है रिस रिस करके आता रहता है। पानी आ जाए, अब पानी तो ना बहुत अच्छी वाली, वो कहते हैं पत्थर को भी नहीं छोड़ता, पानी तो पत्थर को भी काट देता है। आपने देखा होगा पहाड़ों पे जाते जहाँ से पानी निकलता रहता है वहाँ से पत्थर भी जो है वो ऐसे जगह पत्थर में जगह बना लेते हैं, एक जगह से बन जाती है, मतलब ना। तो इसलिए कहते हैं कि पानी तो जो है चाहे वो घर पक्की ईंटों के बने या कच्ची ईंटों के बने हैं, सब जो है नष्ट कर देता है। अब कई घरों में देखा होगा, अब कहते हैं कि सैलाब आ गया है, नीचे से पानी जो होता है ना, तो उससे जो सारे नीचे नीचे वो दीवारें ऐसे लगते हैं जैसे गीली गीली सी है, तो हमें बार बार रिपेयर करवाना पड़ता है। तो उसी तरह से मतलब उस सभ्यता में जो खुदाई थी उनको रोका गया था उस पानी की वजह से, सिंधु के पानी के रिसाव की वजह से, और जो उसे बचाया भी नहीं जा सका था। जो मौजूदा खंडहर थे उनको बचाया भी नहीं जा सका था। तो ये मैंने आपको आज पाठ का सार समझा दिया बच्चों। अब मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि आप अपनी पुस्तक में से पाठ नंबर 3 पूरा जो है विस्तार से उसे पढ़ना, क्योंकि ये पाठ जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें से प्रश्न आएंगे ही आएंगे आपके फाइनल एग्जाम में। तो इसे यदि पढ़ लोगे, 1 बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और ये वीडियो देखोगे तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।